हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो है गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर जो आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, बने रहें इस वीडियो में अंत तक। ये वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग सीधा टॉपिक पे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो यहाँ पहला क्वेश्चन लिया गया है वो यही है कि 2 की घाते 60 और 3 की घाते 48 और 4 की घाते 36 और 5 की घाते 24 में सबसे बड़ी संख्या बताना है। यानी इसमें सबसे जो है बड़ी संख्या क्या है वो आपको बताना है। या हो सकता है एग्जाम में आपको इससे छोटी संख्या भी पूछ दे, बड़ी संख्या पूछ दे, या कभी कभी इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाने की भी बात हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन की पहले तो आपको इसके बारे में जानना होगा कि देखिए, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा तो यहाँ जब भी संख्याएं घात के रूप में दी गई हों और इन संख्याओं का जो आधार हो वो सबका अलग अलग हो। देख रहे हैं यहाँ इसका आधार 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, आधार भी अलग अलग हैं और किसी की घात समान नहीं है और सभी की घातें भी अलग हैं। जब आधार भी अलग अलग हो, घातें भी अलग अलग हों और इस टाइप के यदि आपसे क्वेश्चन आए और इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो इस क्वेश्चन की एक बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि इनका आधार जरूर अलग अलग होता है, लेकिन वो किसी न किसी एक जो है वो किसी न किसी एक संख्या का गुणज होता है। मतलब उसके पहाड़े में वो सारी संख्याएं उसके टेबल में आती हैं। जैसे अगर आप 60 को, 48 को, 36 को, 24 को ध्यान में रखते हैं तो यहाँ देख रहे हैं ये सारे 12 के टेबल में सभी आते हैं। 12 के पहाड़े में 24, 36, 48, 60 सब आता है। तो यहाँ कुछ नहीं करना होता है। इसकी खासियत आप पहचानिए, आधार अलग अलग होंगे, घातें अलग अलग होंगी, बट जो घातें होंगी वो किसी न किसी एक जो है पहाड़े से के अंतर्गत आती होंगी। यानी किसी एक संख्या से वो कटती नजर आएंगी। वो निश्चित रूप से किसी न किसी एक संख्या से कटने वाली होंगी। तो वहीं से इसको वो छोटा कर लिया जाता है और वहीं से जो है सॉल्व करके बता दे। तो अब आप पॉइंट को समझ गए। तो बस कुछ नहीं करना, ये 12 से देखिए कटने वाली है तो 12 दूना 24, पावर को काट दो आप, 12 3 36, 12 चौक 48 और 12 5 60। यानी इसका 60 रूप लिखा जा सकता है 2 की घाते 5, 3 की घाते 4, और इसे लिख सकते हैं 4 की घाते 3, और इसे लिख सकते हैं 5 की घाते 2। इसका जो 2 की घाते 5 का मतलब 32 होता है। 3 का 4, 3 का पावर 4 है, यानी 3 का 4 बार गुणा करिएगा 81 आएगा। 4 का 3 बार करिएगा 4 चौका 16, चौको 64 होगा। 5 का 2 बार करिएगा तो 25 होगा। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है? 81। और सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है आपको? 25। तो इस तरीके से अगर सबसे बड़ी की बात करेगा तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 3 की घाते 48 थी, और अगर सबसे छोटी संख्या की बात करता तो वो 5 की घाते कितना थी? 24 थी। तो ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो जब भी ऐसे सवाल आपसे कभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएं तो इसकी बहुत बड़ी खासियत यही होती है कि इनके घाते जरूर अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ 2, 3, 4, 5 देख रहे हैं, पावर भी अलग अलग होंगे, लेकिन पावर किसी न किसी एक संख्या से, वो बड़ी संख्या से कटने वाले होंगे। अगर इनका आप महत्तम समापवर्तक भी ले लेते हैं घातों का इसके, तब भी बड़े आराम से इसका छोटा रूप आ जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो किसी एक संख्या से वो कटने वाले होंगे, उसको काट के सरल कर लीजिए, फिर उसको पावर को सॉल्व करके आप बड़ी संख्या बता दीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन जो आया है वो कुछ इस प्रकार से है। कहता है 4 की घाते 91 धन 4 की घाते 92 धन 4 की घाते 93 और धन 4 की घाते 94 विभाज्य। ये जो पूरी संख्या है यह किससे विभाज्य है? इसका आंसर आपको दिया गया है 17 से, 13 से, 11 से, 3 से। तो जब भी ऐसे सवाल आए जरा इसके बारे में आप समझो। पहली बात तो इस ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे कि ये जो घात के रूप में लिखी गई संख्या है यह किससे विभाज्य है, तो यहाँ जो खासियत होगी इनके आधार जो होंगे ना वो सभी के समान होंगे। देख रहे हैं 4 की घात ही 91, 92, 93, 94।
और इसकी एक और खासियत होती है कि इसकी जो घात, देखिए यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि ये संख्या एक होगी, जिस संख्या के ऊपर पावर लग रहा होगा वो एक होगा, और दूसरी चीज कि जो उसके पावर लग रहे होंगे वो बिल्कुल बढ़ते हुए क्रम में दिए जाएंगे, जैसे 91, 92, 93, 94 इस तरीके के। ये इसकी खासियत होती है। साथ में प्लस लगा होगा, फिर बोलेगा किससे ये विभाज्य है। तो जब तक इसको छोटा नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा ये संख्या किससे कटने वाली है। तो कुछ नहीं, इसका आसान सा तरीका होता है। देखिए 4 की 91, 4 की 92, 4 की 93, 4 की 94 में 4 की 91 एक ऐसी, देखिए जो इसमें 4 की 91 जो सबसे छोटी इसका पावर है 4 का, वो इन सभी में शामिल है। तो उसको आप 4 की घात 91 को आपको कॉमन ले लेना है। जैसे ही आप कॉमन लेंगे यानी 4 की घात 91 का 4 की घात 91 में भागा देंगे तो 1 बार जाएगा, मतलब यहाँ 1 बचेगा। यहाँ 4 की 92 घात है, 91 घात से भागा दीजिएगा तो 1 घात बचेगी, यानी 4 की 1 घात। या ऐसे भी आप समझ लो 4 की घात 92 में 4 की घात 91 से भागा देंगे तो देखिए आधार समान है, भागा में घात घट जाती है। 92 में से आपका 91 घटाइएगा तो 4 घात, या ऐसे भी 4 की घात 92 है, 4 की घात 91 है तो 91 से 91 कट जाएगा, 4 की 1 घात बच। ऐसे ही 4 की 1 घात, यहाँ 4 की 2 घात और यहाँ 4 की 3 घात। अब इसको थोड़ा सरल कर लेना है। 4 की 91 घात बाहर रहेगी। अब ये 1 है, 4 का 1 बार गुणा करेंगे 4 ही आएगा, 4 का 2 बार 16 होगा, 4 का 3 बार 4 चौका 16 चौका 64, ये जोड़िएगा 64 में 16 80 हो जाएगा, 80 5 85, यानी 4 की घात 91 गुणे कितना आ गया 85 आ गया। अब यही वो संख्या, अब इसका छोटा रूप यानी इतनी बड़ी संख्या का छोटा रूप आपका निकल करके ये आ गया। अब आप आंसर के सहारे दे सकते हैं क्या 17, अब देखिए 50, अब ये पावर को तो नहीं लेकिन यहाँ जो संख्या एक आ गई 85, 85 किससे कटेगा 17 से अगर भागा देंगे 85 में तो 17 पचे 85 5 बार में पूरा कट जाएगा। 13 से भागा देंगे नहीं कटेगा, 11 से 85 नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटने वाला, यानी यह संख्या जो है 4 की घात 91 गुणे 85, इसमें 17 से भागा लगाइएगा तो 17 पचे 85 यानी पूरा कट जाएगी, यानी 4 की घात 91 गुणे 5 इतने बार में पूरा, मतलब ये 17 से कटने वाली है। तो जब भी ऐसा सवाल आता है इसकी खासियत को समझना है आपको। जैसे इसी टाइप में कुछ आप अलग से भी बना सकते हैं। जैसे आप देखिए, आप इसकी जो खासियत है वो ये होती है आपकी, जैसे क्वेश्चन मैं बना रहा हूं यहाँ पे, आप देखना इसको। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट 3 लिखा है तो 3 की घात 20 है, 3 की घात जो है मान लीजिए 20 है, फिर 3 की घात 21 है, 3 की घात 22 है, 3 की घात मान लीजिए 23 है। यही एक सवाल है और ये कह रहा है कि यह जो है किससे विभाज्य है। तो कुछ नहीं, आप 3 की घात 20 जो 30 देख रहे हैं, पहली बात सभी के आधार समान है और सबकी घातें जो हैं वो बिल्कुल एक क्रम में बढ़ रही हैं। तो जो सबसे छोटी घात है वो कॉमन होगी, सभी में शामिल होगी। तो 3 की घात 20 जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से 3 की घात 1 बचेगी, यहाँ 3 की 2, यहाँ 3 की 3। अगर इससे बड़ा है तो और ज़्यादा बचेगा, 3 की 4। तो बस 3 का 20 लिखना है। अब यहाँ देख रहे हैं 1 और 3, 3 तिली का 9 और 3 तिली का 9 तिली 27, 27 में 3 जोड़िएगा 30 हो जाएगा, 30 10 40, यानी आप देख पा रहे हैं कि 3 की घात 20 गुणे 40 आ रहा है। अब मान लीजिए आपके आंसर में दिया है कि यह संख्या जो है 5 से कटने वाली है, सपोज दैट, या सॉरी 8 दिया है, 9 दिया है, 11 दिया है, 13 दिया है। तो यह किससे कटेगी, आप देख पा रहे हैं कि ये 8 से 8 के पहाड़े में 40 आता है, यानी 8 पचे 40। तो इसी टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो इसकी खासियत आप पकड़ लीजिए कि बस जो इसमें सबसे छोटी घात होगी वही आपको कॉमन लेना पड़ेगा। चूंकि सेम नंबर है ना, 3 का पावर इतना, 3 का 21, 3 का 20, 3 का 21, 3 का 22, 3 का 30, तो 3 का 20 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ से इसकी यहाँ 1 आएगा, यहाँ इसकी 1 घात बचेगी, 2 घात 3 घात। ठीक है, अब आप समझ पाए होंगे अच्छे से। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है।
वो ये है, कह रहा कि एक वृत्त के खंड, जैसे चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं, कहता है एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल बताओ जबकि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो देखिए एक वृत्त है भाई, तो देखिए ये आपका पूरा का पूरा ये वृत्त होता है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आपसे नहीं पूछ रहा है, बल्कि वृत्त में 120 डिग्री के खंड का, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 120 डिग्री, मान लीजिए यह 120 डिग्री का ये एरिया आ रहा है। तो अब 120 डिग्री के जो खंड का, यानी इसको पूरा ये खंड माना जाएगा, यानी यहां से लेकर और ये यहां से लेकर ये पूरा इसका, यानी और इसकी त्रिज्या क्या सेंटीमीटर बता रहा है, 21 सेंटीमीटर। यह भी कितना है आपकी 21 सेंटीमीटर। तो यह पूरा आपका खंड माना जाएगा। अब इसका यहां से यहां तक का बस आपसे पूछ रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो आपको डॉट लाइन है, इसकी एरिया बतानी है। तो भाई पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो आपको तो पता है कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकलता है। लेकिन कभी भी जब वृत्त के खंड का क्षेत्रफल निकालने को आ जाए, यानी वृत्त के खंड का मतलब कि कुछ हिस्सों का, जैसे यहाँ वृत्त के केंद्र पे 120 डिग्री का जो एक खंड बन रहा है, इसका बताना है। देखा जाए तो 1/3 12/3, अगर पूरा देखा जाए तो पूरा वृत्त के केंद्र पे कितने अंश का कोण बन रहा है, तो पूरा जो वृत्त के केंद्र पे बनता है वो 360 अंश। तो 360 अंश का जो पूरा जब वृत्त हम लेते हैं तो उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 360 डिग्री का। अगर यह पूरे के वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना होता पूरा, तो पाई आर स्क्वायर आप लगाते, लेकिन आपसे तो खंड का पूछ रहा है, 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल, यानी इसका पूछ रहा है, इसका। तो कुछ नहीं करना, जब वृत्त के खंड का क्षेत्रफल पूछता है तो जितना खंड लेता है उसको अंश बना देते हैं, यानी θ/360 अंश और गुणे जो है पाई आर स्क्वायर। हम पूरे पाई आर स्क्वायर पूरा ना निकाल करके जिस खंड का पूछता है उसी का निकालते हैं। तो इसका फार्मूला होता है θ/360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। यही फार्मूला होता है वृत्त के खंड के क्षेत्रफल का। तो बस आप समझ गए होंगे यहाँ पे कोण कितने का बन रहा है, 120। एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल बताओ, तो 120 डिग्री बटा 360 डिग्री। भाई 360 का नहीं बताना है, 360 में 120 डिग्री का केवल खंड का बताना है। तो 120 बटा, देखिए जिस पूरा सापेक्ष 300, तो 120 डिग्री बटा 360 डिग्री गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर 21 गुणे 21। तो आप देख रहे हैं 12×3 36, 3×7 21 और 7 से 7 कट गया, 22 गुणे 21 यानी वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी आप कर सकते हैं 22 एकम 22, हासिल लगा 2, 22 दूना 44, 2 46, 44 2 46, इतना यानी 462 वर्ग सेंटीमीटर। या आपसे यही सवाल अगर कुछ इस टाइप से पूछ दिया होता, जैसे मान लीजिए कि आपको यहां से इसको थोड़ा इरेज किया जाए, तो यदि आपसे जो है कुछ इस टाइप का क्वेश्चन कर दे, अगर 120 डिग्री के जगह मान लीजिए 60 डिग्री दे दिया होता कि भाई 60 डिग्री के खंड का बताना है, तो थीटा क्या हो जाता 60 डिग्री। तो वो क्षेत्रफल कैसे निकलता, 60 डिग्री के खंड का, 60 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल मान लीजिए बताना है आपको। तो क्या करते हैं आप, θ/360 अंश गुणे आपको पाई आर स्क्वायर कर देना है, बस पाई आर स्क्वायर। और थीटा के जगह क्या है, मान लीजिए आपका 120 है, अरे सॉरी अब तो 60 है, तो 60 बटा 360 अंश गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 21 गुणे 21। इसको सॉल्व कर देते आप। यहाँ 80 डिग्री होता तो 80 को सॉल्व करेंगे जो दिया हो। अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इसमें, वो क्या होगा कि यहाँ आपका 120 डिग्री दिया होगा और यहाँ पे इसकी त्रिज्या न दे करके डायरेक्ट जैसे क्षेत्रफल दे दे, जैसे कह दे कि 120 डिग्री के वृत्त के खंड का जो क्षेत्रफल है वो 246 आया था ना, 22 दूना 44 पे, हाँ 462 वर्ग सेमी है। मान लीजिए सवाल आपका ऐसे कर दिया कि 120 डिग्री के वृत्त खंड का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास बताना है, तो वृत्त का व्यास बताओ। तो भाई व्यास बताने से देखिए व्यास पूछ रहा है, इसका मतलब हमें त्रिज्या मालूम हो जाए, उसका हम लोग
दो गुना कर देंगे तो डायरेक्ट हम लोग को क्या मिल जाएगा, व्यास मिल जाएगा। तो अब हमें चूंकि खंड, इस खंड का क्षेत्रफल दिया है, तो अब हमें 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल दिया है, तो हम खंड वाला फार्मूला लगाएंगे, ना कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये सवाल पाई आर स्क्वायर से नहीं लगने वाला है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से नहीं लगेगा। तो अब 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है भाई, तो आपको पता है कि क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, खंड का क्षेत्रफल। तो लिख देंगे खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है, मान लीजिए 462 वर्ग सेंटीमीटर, थीटा कितना 120 डिग्री है बटा 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर कर देना है आपको। अब यहाँ क्या करना है, 12 3 36 हो जाएगा आपका, 12 3 36 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं 36 हो जाएगा, फिर ये आपका देख रहे हैं 7 तिली का 21 हो जा रहा है, या 12 3 36 हो गया, 7 तिली का 21। अब क्या होगा, 462 इधर आएगा, फिर 7 तिली का 21 यहाँ हो जाएगा, फिर 22 आर स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे ही काटेंगे आप, तो आपको 22 से कटेगा, तो 22 दूना 44, 22 से कहीं 22, यानी 21 गुणे 21 बराबर आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर का वैल्यू आपका आ रहा है 21 गुणे 21, ठीक है। तो इसका मतलब आर का मान क्या हो जाएगा, त्रिज्या, वर्गमूल लेंगे तो 21 आ जाएगी। जब त्रिज्या 21 है तो 21 का 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर। तो आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, अगर खंड का क्षेत्रफल दिया है तो व्यास त्रिज्या पूछ सकता है, अगर खंड दिया हुआ है और त्रिज्या या व्यास दिया हुआ है तो क्षेत्रफल, लेकिन फार्मूला यही लगने वाला है। अब आप इसको अच्छे से जानकारी आपको हो गई होगी। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे की। देखिए एक अगला जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि दो संख्याओं के मौसा और लौसा का गुणनफल। देखिए दो संख्याएं हैं लेकिन उनके मौसा एवं लौसा का गुणनफल आपको 1350 दिया गया है। मौसा लौसा का गुणा 1350 है और संख्याओं का जो अंतर है ना वो दिया है आपका 15। तो आपको संख्या बताना है, संख्याओं में आपके पास आंसर दिए गए हैं। क्या वो संख्याएं होंगी 60 45 होने वाली है, कि 45 30 होने वाला है, कि 35 और 20 होने वाला है, कि आपका 65 एवं 50 होने वाला है, ये चीज। तो कुछ नहीं करना आपको। पहली बात तो दो संख्याओं को आप मान लीजिए पहले देखो इसको आंसर से लगाना है, और मैं बता रहा हूं लेकिन इसको पहले बेसिक मतलब निकाल लो आप। तो आपको एक चीज मालूम है, अच्छे से आपको पता है या पता होना चाहिए आपको, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना वह उनके मौसा एवं लसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो जो यहाँ मौसा लसा का गुणनफल 1350 है, वही तो संख्याओं का गुणनफल भी 1350 होगा। यानी उन संख्याओं का गुणा करेंगे तो 1350 आना चाहिए। भाई मौसा लसा का गुणनफल 1350 है तो संख्या का गुणनफल भी 1350 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए बी बराबर HL, ठीक है ये समझ। और इसका अंतर यदि उन दोनों संख्याओं को घटाइए तो उनका अंतर 15 आना चाहिए। इन्हीं दोनों शर्तों का आप पालन करा लो बेसिक तरीका से तत्काल। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का गुणा करने से 1350 आना चाहिए और अंतर कितना आना चाहिए 15। तो यहाँ पहले तो सबसे आसान तरीका अंतर देखिए, तो इनका अंतर देख रहे हैं तो 60 से 45 घटाएंगे, यहाँ भी 15, 45 30 30 15, यहाँ भी अंतर 15 और यहाँ भी अंतर 15 देख रहे हैं और यहाँ भी अंतर 15। तो ऐसे हम नहीं एक शर्तों का पालन सब आंसर कर रहे हैं, लेकिन अब हमें दूसरी शर्त का पालन कराना है कि यदि यही दोनों संख्याएं हैं तो इनका गुणा करने पर क्या 1350 आ रहा है। तो आप 60 गुणे 45 करके देखिएगा तो अब आप देख रहे हैं कि एक तो 0 हो जाएगा 45 0, लेकिन आप देख रहे हैं 5 6 का 30 और ये यानी 6 5 30 फिर हो जाएगा, ये मतलब डबल 0 आ गया। तो ऑलरेडी ये नहीं हो पा रहा है तो इसको कट कर देंगे। सेकंड आंसर पे जाएंगे, 45 गुणे आप 30 करिए तो एक 0 बढ़ जाएगा, 3 5 15, 3 6 12 13। जैसे ही दूसरे आंसर पे जा रहे हैं तो अगर वो संख्याएं ए का मान 45 है, दूसरी संख्या अगर 15 है, तो 45 एवं 15 का जैसे ही गुणा कर रहे हैं तो 1350 आ जा रहा है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल 1350 आ जा रहा है और उसका जो है आप अंतर देख रहे हैं तो 15 आ रहा है। 45 और 30 है ना, वो गलत यहाँ पे थोड़ा कर बोल दिए। देखिए पहली संख्या 45, दूसरी संख्या 30, तो जैसे ही 45 गुणे 30 कर रहे हो आप तो 3 5 15 3 1300। देखिए 45 गुणे 30 करेंगे 1350
और इसका जैसे ही अंतर करेंगे 45 से आप 30 घटाइएगा तो कितना आ जा रहा है आपका 15 आ जा रहा है। तो ये दोनों शर्तों का पालन हो गया। वैसे आप बेसिक तरीके से भी लगा सकते थे, जैसे आपको ए बी का मान मिल गया आ रहा है 1350, ठीक है। अब आपको a माइनस बी का मान मिल रहा है 15, तो अब आपको a प्लस बी का मान निकालना होगा। तो फिर इसके लिए ये फार्मूला आपको लगाना पड़ता कि a प्लस बी बराबर कौड़ी में a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। एक तो यहाँ से आप लगा सकते हैं बड़ा में होगा, दूसरा आप जो है यहाँ से a माइनस बी का मान 15 है तो b बराबर आप या a बराबर आप लिख सकते हैं 15 धन b। तो यहां से भी लगा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसको आंसर से जो लगाएगा वो तुरंत लगा लेगा। कुछ नहीं, अंतर 15 आना चाहिए, सबका अंतर 15 आ रहा है इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन इनका गुणा करने पर जो मौसा लसा का गुणा है वही संख्याओं का भी गुणा हो जाएगा। सीधी सी बात है, बस देख के गुणा करके देख लेना है कि किसका गुणा करने पर 1350 आ रहा है, वो आंसर सही माना जाएगा। तो इसको आंसर से लगा लेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ये आप चीज समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे सवालों को आंसर से आप लगाइए, दो संख्या का अंतर 15 आना चाहिए, गुणा करो आप, मौसा लसा का गुणा चूंकि दिया है तो वही संख्या का गुणा हो जाएगा। और आप यदि उसका गुणा आपस में करते हैं, मान लीजिए उसका गुणा आपस में करिए तो 1350 आ जाए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है वो ये कह रहा है कि किसी जो है यदि किसी वर्ग का विकर्ण 4 गुना कर दिया जाए, यानी कहा जा रहा है कि वर्ग का जो विकर्ण है ना उसे आपको 4 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल जो है वो कितने गुना हो जाएगा, यही बताना है। तो जरा समझिए भाई, देखिए ये सबसे बड़ी चीज, एक चीज ध्यान दो, आपका ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आपको पता है, ये a और a है तो सब a। और इसका जो विकर्ण होता है ना वह उसका कौड़ी में 2 गुना बड़ा होता है, यानी अगर भुजा a है तो उसका विकर्ण a कौड़ी में 2 होगा। जैसे मान लीजिए अगर वर्ग की भुजा अगर 10 है तो उसका जो विकर्ण का मान होगा उसका ठीक कौड़ी में 2 गुना होगा, 10 कौड़ी में 2। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हम 2 तरीके से निकालते हैं। एक तो तरीका वर्ग के क्षेत्रफल निकालने का ये होता है, आप सभी को पता है कि भाई पहली बात तो ध्यान दो आप कि वर्ग विकर्ण बराबर के, देखिए विकर्ण जो होता है ना वो भुजा का कितना है, भुजा कौड़ी में 2, यानी कौड़ी में 2 गुना होता है। एक चीज ध्यान देना है, विकर्ण हमेशा भुजा से बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, उसका कौड़ी में 2 गुना बड़ा होता है, ठीक। अब जैसे वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 2 तरीके से निकलता है। यदि भुजा मालूम है तो हम भुजा का वर्ग कर देते हैं तो भी क्षेत्रफल निकल जाता है, या अगर विकर्ण मालूम है तो हम विकर्ण का क्या करना पड़ता है, वर्ग करना पड़ता है। विकर्ण के वर्ग बटा 2, ये दोनों आपके वर्ग क्षेत्रफल के ही फार्मूले हैं। एक भुजा को लेके है, भुजा मालूम है तो ये फार्मूला लगा दीजिए, अगर विकर्ण मालूम है तो ये फार्मूला लगा दिए। अब हम लोग के सामने विकर्ण है, चूंकि विकर्ण है तो यहां मान लीजिए सपोज दैट कि माना जो है विकर्ण उसका क्या है, यक्ष है। तो अगर विकर्ण यक्ष है मान लीजिए तो उसका हम लोगों को क्या बतलाना है यहाँ पर, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाए, अगर विकर्ण यक्ष है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई वर्ग का, तो आप कहेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का वर्ग होता है भाई, विकर्ण का वर्ग अब बटा 2 होता है। इसका मतलब विकर्ण आपने यक्ष मान लिया तो यक्ष का वर्ग बटा 2 हो गया, देखा जाए तो यक्ष स्क्वायर बाई 2। अगर विकर्ण यक्ष है तो उसका जो क्षेत्रफल है वो यक्ष स्क्वायर बाई 2 हो रहा है। लेकिन अब शर्त ये कह रहा है कि अगर उसका विकर्ण 4 गुना कर दिया जाए, यानी अब जो उसका विकर्ण है अब उसका विकर्ण क्या कर दिया जाए भाई, 4 गुना कर दिया जाए। यानी पहले यक्ष था अब उसका 4 गुना कर दीजिए, यानी 4 गुणे x करिएगा 4x कर दीजिए। अब विकर्ण 4x हो तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी अब क्षेत्रफल देख लीजिए क्या होगा, तो वही ना होगा भाई विकर्ण का वर्ग बटा 2, यानी विकर्ण है 4x, इसका वर्ग करिए बटा 2 करिए, तो 4 चौका 16x स्क्वायर बटा 2, और इसको लिख क्या सकते हैं 16 गुणे x स्क्वायर बाई 2। तो देखिए पहले जब विकर्ण यक्ष था तो उसका क्षेत्रफल x स्क्वायर बाई 2 आ रहा था। अब विकर्ण जैसे ही 4 गुना कर दिए तो उसका क्षेत्रफल क्या आ रहा है 16x स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ भी x स्क्वायर बाई 2, यहाँ भी x स्क्वायर 2, लेकिन इनमें गुना
कै गुना हो जा रहा है, 16 गुना। तो इसका मतलब ये बात प्रूफ होकर के निकल के आ गई कि यदि विकर्ण की भुजा, देखिए एक चीज और समझना, अब ये चीज समझ में आ गया कि 16 गुना हो जाएगा। कै गुना हो जाएगा भाई, 16 गुना हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, उसका वर्ग हो जाएगा आपका। तो चलिए यहां पर दो सिद्धांत भी निकल करके आ रहे हैं। एक तो ये क्षेत्रफल को लेके है, ये चीज है। अब यहां ध्यान देना, जैसे मान लीजिए वर्ग की भुजा को, आपको पता है कि यदि वर्ग की भुजा को अगर मान लीजिए आपने 2 गुना किया, अगर वर्ग की भुजा को 2 गुना करते हैं तो जो क्षेत्रफल होता है वो कै गुना हो जाता है, 2 का वर्ग यानी 4 गुना। क्यों भाई, क्योंकि भुजा अगर आपकी 2 गुना करेंगे, 1 से 2 करेंगे तो क्षेत्रफल उसका वर्ग होता है ना, यानी भुजा का वर्ग होता है। तो जो भुजा के संबंध में ये बात होती है कि वर्ग का क्षेत्र, अगर वर्ग की भुजा 2 गुना करते हैं तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। अगर वर्ग की भुजा को 4 गुना करते हैं तो क्षेत्रफल 4 का वर्ग यानी 16 गुना हो जाएगा। और वही हाल आप देख रहे हैं विकर्ण के भी संबंध में आई कि अगर जो है विकर्ण को, अगर विकर्ण आप देख रहे हैं कि अगर विकर्ण को आप 2 गुना कर रहे हैं तो क्षेत्रफल क्या हो रहा है भाई, विकर्ण का वर्ग बटा 2 हो रहा है। तो विकर्ण का वर्ग है ना हो रहा है, यानी 2 का वर्ग कितना हो जा रहा है, 4 गुना। और वहां पर भी आपने प्रूफ किया, अगर आप विकर्ण को देख रहे हैं कि 4 गुना कर रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है, विकर्ण का वर्ग यानी 4 का वर्ग, 4 का वर्ग क्या हो जा रहा है, 16। तो जो भुजा के साथ क्षेत्र, जो भुजा के साथ जो रेशियो है, जो मामला है वर्ग के क्षेत्रफल का, वही विकर्ण के साथ भी है। जैसे भुजा को 2 गुना किया जाएगा तो वर्ग का विकर्ण 4 गुना हो जाएगा। और अगर विकर्ण को भी आप अगर 2 गुना करते हैं तो भी क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। अगर विकर्ण को आप 4 गुना करते हैं तो क्षेत्रफल 16 गुना हो जाएगा। चलिए ये चीज आप अच्छे से समझ पाए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का साधारण व्यास से संबंधित है। तो साधारण व्यास से संबंधित देखना है। कह रहा है कि 800 रुपये का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 960 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो वह धन अब कितना हो जाएगा। देखिए कोई 800 रुपये कह रहा है कि 800 रुपया जो है वह 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 960 रुपये हो जा रहा है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि 800 रुपया जो है वो 2 वर्ष में जो 960 रुपये हो जा रहा है, इसमें 800 रुपये क्या है, 960 रुपये क्या है। तो देखिए 800 रुपया ना 960 रुपया हो रहा है, इसका मतलब मूलधन कितना है भाई, 800 रुपया है। अब जो 960 रुपया हो रहा है यह ब्याज सहित पैसा है। तो जो ब्याज सहित पैसा होता है या जो ब्याज सहित मूलधन होता है वही ना मिश्र धन होता है, यानी 960 रुपया मिश्र धन है। ऐसा होने में समय कितना लग रहा है, 2 वर्ष लग रहा है। और यहाँ ब्याज की दर कहीं से मालूम है नहीं है, प्रारंभिक ब्याज की दर नहीं मालूम है, लेकिन बाद में ब्याज की दर कह रहा है कि जो भी थी उससे 2% बढ़ा दी जा रही है। तो अब धन कितना हो जाता है, यानी आपको बाद में मिश्र धन। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि 800 रुपया जो 960 रुपया बन जा रहा है, तो यहाँ कितने रुपए का साधारण ब्याज लिया गया। तो आपको मालूम है कि यदि मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमको ब्याज, यानी हमें 2 साल का ब्याज कैसे पता चलेगा। तो हमें 960 रुपया बन गया, 800 रुपया 960 रुपया बन गया। इसका मतलब कि 160 रुपये क्या हुआ यहाँ पे साधारण ब्याज। अब आपको साधारण ब्याज मालूम हो गया है, मूलधन मालूम हो गया है, समय भी मालूम हो गया है, तो वो दर निकाल लीजिए कि वह किस दर से 160 रुपये उस व्यक्ति को मिल रहा था। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब साधारण ब्याज कितना हो पाया, ब्याज मिला 160 रुपये, कितने मूलधन पे, 800 मूलधन पे, किस दर से बताना है, समय क्या है 2 वर्ष है, बटा क्या कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ 8 दूना 16 20 हो गया और 2 दहा में 10, यानी यहाँ ब्याज की दर 10% वार्षिक। देखा जाए तो यहाँ आर का मान प्रारंभिक ब्याज की दर जो थी वो 10% थी, यानी वो जो 800 रुपया था 2 साल के अंदर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 960 रुपये बन जा रहा था। अब ये कह रहा है कि अगर वही धन हो, वही मूलधन 800 रुपया हो और उतने ही समय के लिए हो, लेकिन यदि पहले से ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो जो है उसको जो है कितना जो है वो धन उसको मिलेगा। तो कुछ नहीं, अब क्या करना है, अब आपकी जो ब्याज की दर है इसको आप ऊपर देख लीजिए। अब नई ब्याज की दर देखें आप, तो जो नई दर है वो क्या है, नई दर, तो नई ब्याज की दर क्या है भाई, 10% पुरानी है 2% बढ़ा रहा है यानी 12%। अब भी समय 2 वर्ष है,
और 2 वर्ष है, अब भी मूलधन वही है, वही पैसा है 800 रुपये। तो कुछ नहीं, यहाँ से ब्याज निकाल लीजिए कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन कितना है भाई 800 रुपये, दर कितनी अब हो गई 12, समय वही 2 वर्ष बटा 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब आपका 12 दूना के कितना हो गया आपका, 12 दूना 24 गुणे 8 करना है, 8 चौको 32, हाथ से लगा 3, 8 दूना 16, 17, 18, 19, 192 रुपये आ गया। यानी अगर 12% 2% ब्याज की दर बढ़ जा रही है तो जो ब्याज पहले 160 रुपये मिल रहा था वह ब्याज 192 रुपये हो गया। तो आखिरकार अब वह धन कितना हो जाएगा, तो बस मूल धन कितना है आपका 800 है, उसमें अब ब्याज कितना उसको मिल रहा है 192, तो वो धन कितना हो गया, यानी वह मिश्र धन आपसे पूछ रहा है, यानी वह धन कितना हो जाएगा, इसका मतलब आपको मिश्र धन बताना है। तो बस हो गया आपको 800 रुपये में 192 रुपये जोड़ देना है, तो 992 रुपये आ जा रहा है, 992 ही आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 8 चौका 32, 2 और 8 दूना 16, 17, 18, 192 सॉरी, तो ये हो गया। अब 992 रुपये जो है वो धन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं आपसे, तो इस क्वेश्चन में यही खासियत है भाई, 800 रुपये से 960 रुपये हो रहा है, तो 160 रुपये ब्याज लिया जा रहा है। ब्याज की दर क्या है 2 सालों में, तो जो ब्याज की दर रही वो 10% के रेट से ऐसा हो रहा था। कह रहा है यदि 2% ब्याज की दर बढ़ा दी जाए तो ब्याज निश्चित रूप से बढ़ेगा, पहले से ज़्यादा ब्याज आएगा। वो कितना ब्याज आएगा वो निकाल लीजिए, 192 रुपये। जो 192 रुपये ब्याज आ रहा है उसको मूलधन में जोड़ दीजिए, जो आएगा वही धन हो जाएगा। यानी आपसे मिश्र धन पूछ रहा है, ब्याज सहित पैसा पूछ रहा है कि अब वो ब्याज सहित कितना हो गई राशि, ये बताना। अगला क्वेश्चन है कितने समय में, यानी समय पूछ रहा है भाई कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी ब्याज की दर 10% की दर से कोई इस दर से साधारण ब्याज, यानी कह रहा है जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से जो साधारण ब्याज है ना, वह कह रहा है मूल धन का क्या हो जाएगा 2/5। मतलब समझो आप कितने समय में, जो कह रहा है कि कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से जो साधारण ब्याज है ना वो मूलधन का 2/5 हो जाएगा। यानी ये कह रहा है कि इस रेट से कितना समय में जो है इस रेट से जो ब्याज है ना वो मूलधन का 2/5 हो जाएगा। तो कुछ नहीं, यहाँ आप धन मान लेंगे, यानी माना जो है मूलधन P है मान लीजिए, सपोज दैट, या 1 मान सकते हैं, चलिए समझने के लिए मान लीजिए, माना मूलधन P है। तो अगर मूलधन P है तो साधारण ब्याज क्या कह रहा है ना कि जो साधारण ब्याज मिल रहा है ना वह किसका भाई, मूलधन का। कितना हो जा रहा है 2/5। तो मूलधन क्या माने हैं P का 2/5 करेंगे तो 2P/5। तो अब आप मूलधन P मान लीजिए, मिलने वाला ब्याज आपका क्या है 2P/5 है। तो बस साधारण सा फार्मूला लगा दो, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। साधारण ब्याज क्या हो रहा है भाई, ब्याज हो रहा है 2P/5। वैसे P लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी समझने के लिए लिखा गया 2P/5। मूलधन P है, ये है। अब ब्याज की दर आपसे क्या है 10% दिया है, टाइम बताना है T/100, 10 दहा में 100 और आपका कट जा रहा है, और यहाँ से 5 दूना 10, अब P से P काट देना है, 2 दूना के 4। ऐसा होने में कै वर्ष लगेगा मेरे भाई 4 वर्ष, यही आंसर आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना था, कह रहा है ब्याज जो है ना वह मूलधन का 2/5 है। तो मान लेना माना जो धन है वो क्या है 1 है, तो उस पर यसाई ब्याज क्या मिलेगा उसको, माना धन 1 है तो ब्याज क्या मिलेगा उसका 2/5, यानी 2/5 ब्याज मिल रहा है। हमें ब्याज की दर मालूम है, टाइम बताना है, तो कुछ नहीं, ब्याज बराबर होता है, यानी ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ब्याज कितना है भाई 2/5, मूलधन कितना है 1, रेट कितना है 10, टाइम कितना है T बताना है /100, 10 दहा में 100, 5 दूना के 10 और 2 दूना के 4, T बराबर 4 वर्ष आ गया। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन खत्म हुए। दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए थे सारे क्वेश्चन बहुत ही यूनिक थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो जरूर थोड़ा बड़ा हुआ होगा, जरूर थोड़ा सा समझा। हम चूँकि देखिए हम अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ कोई समझौता नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से पहले बेसिक चीज़ों को समझ पाएँ। यदि आप बेसिक समझ पाए हैं, समझ में आ रहा है, तभी आप उसके ऊपर जो है फास्ट कोई तरीका लगा पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, यदि ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है
लाइक करें दोस्तों और शेयर भी करें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।